हेलो फोक्स, नमस्ते। मैं अश्विन नंदन आप सबका स्वागत करता हूं अपने अनदर वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से पोस्टग्रेसql को इंस्टॉल करें और कैसे पोस्टग्रेसql के लिए इन्वायरमेंट सेटअप करें। जैसा कि आप सबको पता है फ्रेंड्स, ये मेरा ट्यूटोरियल 2 है SQL बूट कैंप के प्लेलिस्ट में। आप अगर पार्ट 1 नहीं देखे हो तो प्लीज़ मैं अपने आई बटन में लिंक दे दूंगा पार्ट 1 वीडियो का, आप जाइए वहाँ पे देखिए। मैंने डिटेल में डिस्कस किया है डेटाबेस क्या है और डेटाबेस को किस तरह से डेटाबेस के साथ काम करते हैं और मैंने पोस्टग्रेसql को क्यों चूज किया है अपने इस SQL ट्यूटोरियल के लिए। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो प्लीज़ जाइए और एक बार वॉच कर लीजिए, काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है आप सब से, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। पोस्टग्रेसql के इंस्टॉलेशन में फ्रेंड्स मैंने कुछ स्टेप्स लिए हैं, वो स्टेप्स आपको भी साइमल्टेनियसली मेरे साथ करना है। वीडियो को पॉज करके आप ये सारे स्टेप्स साथ के साथ कर सकते हैं। पहला स्टेप्स है, हमें पोस्टग्रेसql को डाउनलोड करना है और फिर इंस्टॉल करना है। सेकेंड स्टेप ये है कि pgadmin को डाउनलोड करना है और फिर इंस्टॉल करना है। मैंने एक सैम्पल डेटाबेस भी डाउनलोड कर रखा है जो कि है डीवीडी रेंटल का। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप भी वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इसी डेटाबेस को हम लोग अपने जो हमने पोस्टग्रेसql को डाउनलोड और इंस्टॉल किया है उस पर रीस्टोर करेंगे और फिर एक सैम्पल क्वेरी रन करके देखेंगे कि किस तरह से ये डेटाबेस वर्क करता है। तो चलिए देखते हैं इन सारे स्टेप्स को प्रैक्टिकली करके। चलिए फ्रेंड्स, जो पहला स्टेप है वो है हमें पोस्टग्रेसql को सबसे पहले डाउनलोड करना है और फिर उसे इंस्टॉल करना है। तो डाउनलोड के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, पोस्टग्रेसql हमें गूगल में टाइप करना है। ओके, पोस्टग्रेसql डाउनलोड आ गया है, तो पोस्टग्रेसql को हमें डाउनलोड सबसे पहले कर लेना। पोस्टग्रेसql को डाउनलोड करने के लिए आपको पहला ये लिंक आएगा। अगर आप होम पेज में भी हैं, मैं होम पेज में भी हूँ तो वहाँ से आपको ये डाउनलोड का लिंक दिखेगा। यहाँ से आपको सबसे पहले आपका अगर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। अगर आप लिनक्स पे काम कर रहे हो तो लिनक्स पे क्लिक करें, अगर आप मैक ओएस पे काम कर रहे हो तो आप मैक ओएस को क्लिक करें, अगर आप विंडो पे काम कर रहे हो तो आप विंडो को करें एंड सो ऑन। तो मैं विंडो पे काम कर रहा हूँ तो मैंने विंडो पे क्लिक कर लिया। अब विंडो पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखेगा। अगर आपका विंडो 32 बिट है तो आपके लिए वर्जन 10 आपको डाउनलोड करना होगा। मेरा 64 बिट है तो मैं 14 वर्जन को भी डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकता हूँ। ओके, तो आपको ऊपर आ जाना है, यहाँ पे डाउनलोड द इंस्टॉलर लिखा हुआ है, लिंक एक इनेबल है, इस पर क्लिक करना है। आपको थोड़ा टाइम वेट करना है, ये ओपन हो गया। अब 14.5 जो है वो लेटेस्ट वर्जन है। आपका विंडो 64 के लिए ये नॉट सपोर्टेड आ रहा है, आपको लिखा हुआ ऑलरेडी आप देख सकते हैं। 10.22 तक अगर आपका 32 बिट है तो आपको ये डाउनलोड करना होगा। मेरा विंडो जो है वो 64 बिट है तो मैं ये डाउनलोड करूँगा, सो ऑन। इसी तरह आपका मैक के लिए भी, अगर आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा विंडो है तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और थोड़ा सा टाइम लगेगा और फिर ये डाउनलोड होना आप देख रहे हैं स्टार्ट हो गया। ये डिपेंड करेगा आपके इंटरनेट स्पीड पे, आपकी क्या इंटरनेट स्पीड है उसके अकॉर्डिंग ये डाउनलोड हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। डाउनलोड होने के बाद हम लोग इस पर डबल क्लिक करेंगे और फिर इंस्टॉल करेंगे और फिर आगे का स्टेप देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये ऑलमोस्ट डाउनलोड हो चुका है। तो अब इसको मैं डाउनलोड हो चुका है तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। ये मेरे से परमिशन मांगेगा, डू यू वांट टू अलाउ द ऐप टू मेक द चेंजेस इन योर डिवाइस, यस कर देना है आपको। आफ्टर यस फिर से एक पॉपअप ओपन होगा, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, ये आ गया। आपको नेक्स्ट करना है। सेटअप के लिए ये डिफ़ॉल्ट फाइल लोकेशन मांग रहा है, कहाँ पे है, तो मेरा ये डिफ़ॉल्ट यही लोकेशन है जो भी मैं एप्लीकेशन इंस्टॉल करता हूँ अपने कंप्यूटर में, तो मैं उसी को रहने देता हूँ। आप अगर चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं।
बट मैं यहाँ पे एज इट इज डिफ़ॉल्ट छोड़ रहा हूँ। ये सारे परमिशंस हैं, मैं सारे ही चीज़ कर रहा हूँ, तो मैं भी इसको भी डिफ़ॉल्ट छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट कर रहा हूँ। इसको भी मैं डिफ़ॉल्ट छोड़ रहा हूँ, डेटा डायरेक्टरी भी मेरा डिफ़ॉल्ट रहेगा, तो वो मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे फ्रेंड्स जो भी पासवर्ड आप रख रहे हैं प्लीज़ नोट कर लें उसे, ये आपको भूलना नहीं है। अगर ये पासवर्ड आप फ्यूचर में भूल गए तो आप याद रखना कि आपको पूरा PostgreSQL को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर से इंस्टॉल करना पड़ जाएगा। तो जितना भी प्रोसेस आप कर चुके वो सारा फिर से आपको दोहराना पड़ेगा। तो आप मेक श्योर करें कि कहीं पे नोट डाउन कर लें। मेरा पासवर्ड ईजी हो इसलिए मैंने स्मॉल कैप्स में सारे पासवर्ड को पासवर्ड ही रखा है। ठीक है, आप भी अपने अकॉर्डिंग जो आपको याद रहे वो रख लीजिए। ठीक है, मैंने पासवर्ड रखा है। अब ये आपको पूछ रहा है पोर्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम जो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट है ये आपके लिए वर्क सही करेगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप चाहें तो आप अपने पोर्ट को चेंज भी कर सकते हैं, विच इज़ जैसे यहाँ पे 5432 आ रहा है तो आप इसको 5434 भी कर सकते हैं, बट मेरे लिए ये सफिशिएंट है। आप भी इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। तो नेक्स्ट करते हैं। अब डिफ़ॉल्ट का लोकेशन जो है इसको भी हम लोग डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। नेक्स्ट करते हैं और ये फिर अब इंस्टॉलेशन शुरू हो गया। थोड़ा टाइम लेगा ये और फिर ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं आप, ये आफ्टर इंस्टॉलेशन ये आपको इस तरह का पॉपअप आएगा। तो ये आपको अब इस पर आपको फिनिश कर देना। ठीक है, फिनिश कर दिया मैंने। अब जो मेरा ये है ये स्टैक बिल्डर के लिए पूछ रहा है। अब आपको स्टैक बिल्डर का अभी नहीं करना है, इसको कैंसिल कर देना है। यस, ओके। अब हमारा PostgreSQL इंस्टॉल हो चुका है। हमारा नेक्स्ट स्टेप है pgAdmin को डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। तो चलिए फिर से चलते हैं अपने गूगल क्रोम पे, टाइप करते हैं google.com एंड देन हम लोग टाइप करते हैं pgAdmin डाउनलोड। ये आप करेंगे तो pgAdmin जैसे ही करेंगे ये वेबसाइट आपको ओपन हो जाएगा, pgAdmin टूल। अब इसमें फिर से आपको क्विक डाउनलोड का बटन है, यहाँ से भी कर सकते हैं आप, या फिर यहाँ पे भी डाउनलोड का आ रहा है। मैं क्विक डाउनलोड बटन को यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने क्विक डाउनलोड बटन को यूज़ किया तो यहाँ पे मैं आ गया। ठीक है, अब आपका अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम लेना है। pgAdmin 4 आ रहा है। हो सकता है कि आप अगर बाद में यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है आपके लिए डिफरेंट या चेंज हो सकता है, बट अभी pgAdmin 4 आ रहा है। तो आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे विंडो pgAdmin 4 वर्जन 6.13। तो जो लेटेस्ट वर्जन है ये अगस्त 25 2022 में रिलीज हुआ है। मैं यही डाउनलोड कर लेता हूँ। तो चलिए डाउनलोड करते हैं इसको। बस आपको क्लिक करना है। ये थोड़ा सा 2 फाइल है, कंफ्यूजिंग होगा, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना। जो .exe फाइल है या फिर जो बोल रहे जो ज़्यादा बिग फाइल है वो आपको डाउनलोड करना है। कहीं और पे क्लिक नहीं करना है, बस यहाँ क्लिक करना है और ये डाउनलोड हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, ये डाउनलोड होने देते हैं इसको। तो ये अपना दूसरा स्टेप होगा, ये डाउनलोड करके हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो ऑलमोस्ट ये pgAdmin। अब pgAdmin फ्रेंड्स क्यों PostgreSQL के बाद हम लोग pgAdmin डाउनलोड कर रहे हैं? बेसिकली ये काइंड ऑफ इंटरेक्शन टूल है जो हेल्प करता है डेटाबेस के साथ, जो PostgreSQL है डेटाबेस इंजन के साथ इंटरेक्ट करने में। इसलिए हम लोग इसको pgAdmin को डाउनलोड कर रहे हैं और इसी के ऊपर हम लोग क्वेरी रन करेंगे और फिर वो डेटाबेस से डेटा ला के वो हमें डिस्प्ले करेगा। तो एक तरह से ये एजेंट का काम करता है जो कि डेटाबेस इंजन के एंड थ्रू यूज़र दोनों में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, मैंने एक लेमैन टर्म्स में ये आपको समझने के लिए बताया। इसलिए pgAdmin हम लोग टॉप ऑफ द PostgreSQL इंस्टॉल कर रहे हैं। ये PostgreSQL के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, होप क्लियर हुआ होगा। इंस्टॉल ओनली फॉर मी, इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र्स, मैं इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र्स कर देता हूँ। और ये वाला जो रिकमेंडेड आ रहा है इंस्टॉल फॉर
मी ओनली, ये मैं कर देता हूँ, ये रिकमेंडेड जो है। उसके बाद नेक्स्ट करना है, आपको एक्सेप्ट कर देना है टर्म्स एंड कंडीशंस, एक्सेप्ट द एग्रीमेंट एंड देन नेक्स्ट। जो मेरा है बाय डिफ़ॉल्ट वही मैं रख रहा हूँ, तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। pgadmin 4 आ रहा है, इसको भी रहने देते हैं और फिर इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। तो ये अपना आप इंस्टॉल हो रहा है, में थोड़ा टाइम लगेगा। आफ्टर दैट इंस्टॉलेशन विल गेट फिनिश। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं हमारा pgadmin 4 जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोगों को फिनिश बटन पे क्लिक कर देना है बस। तो फ्रेंड्स, ये देखा आपने, हमने pgadmin अब इंस्टॉल कर लिया है। आपको कुछ नहीं करना है, उसके बाद एक बार अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है। जब आपका पूरा pgadmin इंस्टॉल हो जाए फिर आना है आपको विंडो स्टार्ट बटन में और यहाँ पे टाइप करना है pgadmin। अब आपको यहाँ पे दो चीज़ दिखेगा, वर्जन 6 और exe। आपको exe पे क्लिक नहीं करना है, आपको ऐप पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं pgadmin 4 पे ऐप पे क्लिक करता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और टाइम लेने के बाद pgadmin का इन्वायरमेंट ओपन हो जाएगा। तो एक बार थोड़ा सा वेट करते हैं। अब यहाँ पे आपको सेम पासवर्ड रखना है जो आपने वहाँ रखा है, सो दैट कि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे। मैं यहाँ पे भी पासवर्ड डाल देता हूँ, पासवर्ड मेरा पासवर्ड ही है, ओके करता हूँ। तो ये अब मेरा पासवर्ड ओपन होके यहाँ पे मैं आ गया हूँ। अब यहाँ पे क्लिक करना है आपको। मैंने ये जो पासवर्ड डाला था ये pgadmin इन्वायरमेंट का पासवर्ड है, ठीक है। अब मेरा 13 और 14 दिख रहा है। 13 मैंने पहले से भी इंस्टॉल किया था इसलिए 13 भी आ रहा है, अब 14 भी है, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, 14 पे क्लिक करना है। यहाँ पे फिर ये पासवर्ड जो है, ये जब आप PostgreSQL इंस्टॉल कर रहे थे उस टाइम जो आपने पासवर्ड दिया था वही पासवर्ड आपको यहाँ डालना है। तो मेरे केस में वो भी पासवर्ड जो है वो पासवर्ड ही था, तो मैं ये डाल देता हूँ और सेव पासवर्ड पे क्लिक कर देता हूँ, सो दैट कि फ्यूचर में मुझे बार बार डालना ना पड़े। अब मैं ओके करता हूँ, तो ये मेरा अब लॉगिन हो गया है PostgreSQL इन्वायरमेंट में। जैसा कि मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, ये बहुत ही GUI बेस्ड इन्वायरमेंट है SQL का और आपको ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं डेटाबेस में। डेटाबेस में आपको आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डेटाबेस है और स्कीमा के अंदर अभी हमारा जो स्कीमा है ये कुछ अभी दिख नहीं रहा है। स्कीमा में जाके टेबल्स में देखेंगे तो आपको अभी कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। अब इसको क्लोज कर देते हैं क्योंकि अभी हमारा कोई डेटाबेस क्रिएट ही नहीं है, इस वजह से नहीं दिख रहा है। अब डेटाबेस को कैसे क्रिएट करना है चलिए ये देखते हैं। पोस्टग्रेस पे गया और यहाँ पे मैंने एक क्रिएट किया डेटाबेस। मैंने डेटाबेस का नेम दे दिया DVDRENTAL रेंटल, ठीक है। DVD रेंटल करके सेव कर दिया इसको। अब ये अपना डेटाबेस क्रिएट हो गया। आप क्रिएट कर लें डेटाबेस, आपको पता ही होगा मैंने क्रिएट कर लिया है डेटाबेस DVD रेंटल के नाम से। जब आप डेटाबेस क्रिएट कर लें तो उसके बाद हमें जो डेटा सेट हमने डाउनलोड किया है dvdrental.tar, इस फाइल को इंपोर्ट करना है, ठीक है। अभी के टाइम में जैसा कि आप देख सकते हैं कोई भी टेबल इसमें अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमने कोई टेबल क्रिएट किया नहीं है स्कीमा के अंदर जाके, ठीक है। अब अपने को DVD रेंटल को रीस्टोर करना है। यहाँ पे क्लिक करें और रीस्टोर पे क्लिक करें। देखिए कई बार ये वाला बटन जो है ये आपको आ जाना चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर नहीं आ रहा है, कुछ यूटिलिटी नॉट फाउंड आ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले फाइल में जाना है, इसमें जाके प्रेफरेंसेज में जाना है। प्रेफरेंस में जाके आपको बाइनरी की का जो आ रहा है बाइनरी पाथ, आपको पाथ में जाना है, बाइनरी पाथ में जाना है और यहाँ पे जो लोकेशन है जहाँ पे PostgreSQL इंस्टॉल हुआ है वो पाथ डाल देना। वो पाथ कैसे होगा, कुछ नहीं है, आप अपने फाइल मैनेजर में जाइए जहाँ पे आपका प्रोग्राम है। मेरे विंडोज C में है प्रोग्राम फाइल, आप प्रोग्राम फाइल में जाइए। प्रोग्राम फाइल में मैंने PostgreSQL डाला है, 14 है, 14 में गया, मैं बिन में गया और बस इसको आपको कॉपी कर लेना है और ये जो कॉपी करके ये फिर यहाँ पे आपको डाल देना है। क्योंकि हम 14 यूज़ कर रहे हैं, मेरा PostgreSQL 14 यूज़ हो रहा है, तो मैं 14 में आके यहाँ पे मैंने डाल दिया है और सेव कर लेना है। उसके बाद आपको ये वाला, जब आप अगर नहीं आ रहा है रीस्टोर के बाद ये पॉपअप बटन, तो आपको ये स्टेप करना है।
अगर आ रहा है तो ये करना है। आप मेक श्योर करें कस्टम और टार यहाँ पे सेलेक्टेड रहेगा। अब फाइल नेम में यहाँ पे फाइल नेम डालना है। देखिए यहाँ से आप ब्राउज करके भी जा सकते हैं फाइल को। अगर इस तरह से ब्राउज करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का फाइल फोल्डर ओपन होगा और आपको समझ नहीं आएगा कि यार कहाँ मैंने सेव किया होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ब्राउज करने में प्रॉब्लम आती है। वीडियोज़ में चलते हैं, SQL ट्यूटोरियल में चलते हैं, PostgreSQL एनवायरनमेंट सेटअप, और यहाँ पे मेरा ये इंस्टॉल है। पहला तो तरीका ये है आप ब्राउज करके जाएं। दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि जहाँ आपका फाइल है उस पर राइट क्लिक करें और उसका पाथ लोकेशन ले लें और लास्ट में बैकस्लैश डाल के ये वाला DVD डेंटल, यहाँ तक आपका एनवायरनमेंट सेटअप जो भी फाइल नेम होगा यहाँ तक पाथ लोकेशन होगा वो आ जाएगा। बैकस्लैश डाल के DVD डेंटल .tar आपको लिख देना है, ठीक है। और अब इसमें कुछ नहीं करना है, हमने ये कर लिया है। अब सिर्फ क्लिक करना है रीस्टोर पे। रीस्टोर पे क्लिक करके ये कुछ इस तरह का पॉपअप आएगा, सक्सेसफुली हो गया है, सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो हमारा डेटाबेस रीस्टोर हो गया है। अब अपने को कुछ नहीं करना है, इसको कर देते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ से जब मैं रिफ्रेश करूँगा अब चलते हैं हम लोग डेटाबेस स्कीमा पे, और स्कीमा पे चल के अब देखते हैं टेबल्स को। तो यहाँ पे आप टेबल्स देख पा रहे होंगे कि टेबल्स सारे के सारे हैं। अब यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं क्वेरी टूल करता हूँ, क्वेरी टूल आ जाएगा राइट क्लिक करके। और अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेलेक्ट, आपको ऑटो फिल भी कर सकते हैं टैब प्रेस करके, सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम एक्टर, ठीक है। एक्टर आ गया और एंटर भी कर सकते हैं। लिमिट लगा देता हूँ मैं, लिमिट 5। हम लोग लिमिट के बारे में भी पढ़ेंगे अभी बस सिंपली यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको रन कर लेना है, या फिर F5 भी आप प्रेस कर सकते हैं। लिमिट काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे मैंने शायद स्पेस नहीं दिया है। LIMIT लिमिट आ रहा है 5, सॉरी स्पेस 5, तो ये आ गया। अब मैंने यहाँ सेलेक्ट किया और इसको रन करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रिड में आपको डेटा आ गया है। ये सबके लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एक्टर के जो ID है वो प्राइमरी की, और लास्ट कब अपडेट हुआ था, ये सारे रिकॉर्ड फेच हुए हैं। अब आपको एक चीज़ नोट करना है फ्रेंड, जब आप DVD rental .tar फाइल को डाउनलोड करें उस पर डबल क्लिक करके ओपन करने का ट्राई नहीं करें। कई बार क्या होता है फाइल फॉर्मेट में वो आपको जिप की तरह या फिर PDF में दिखेगा, उसको ओपन नहीं करना है। बस आपको यहाँ पे जब DVD रेंटल होगा, यहाँ पे DVD रेंटल के टाइम में जो आपने डेटाबेस क्रिएट कर रखा है यहाँ पे रीस्टोर करना है। रीस्टोर पे क्लिक करके ये फाइल होगा, यहाँ पे फाइल डालना है। एक बार मेक श्योर कर लें ऑल टाइप, फाइल टाइप जो सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे ऑल सेलेक्ट करना है। एक स्पेसिफिक बाइनरी टाइप, स्पेसिफिक टाइप का फाइल वहाँ सेलेक्टेड रहता है, आपको ऑल कर लेना है और बस रीस्टोर पे क्लिक करके रीस्टोर कर लेना। होप आपको ये वीडियो पूरा समझ आया होगा। आपको अगर कहीं भी प्रॉब्लम होता है जस्ट मेरे वीडियो को पॉज कीजिए और सेम स्टेप्स आप अपने एंड पे भी कीजिए। अगर आप सेम स्टेप फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम होगी। मैंने बताया था जब रिस्टोर करने के टाइम में प्रॉब्लम आए तो उसको भी कैसे फिक्स करते हैं। मुझे भी ये प्रॉब्लम आ रहा था तो मैंने इस तरह से फिक्स किया, इसलिए मैंने सोचा कि हो सकता है आपको भी आ रहा हो, तो मैंने ये प्रॉब्लम आपको बता दिया। अगर ये आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ये मुझे काफ़ी मोटिवेट करेगा आगे आने वाले टाइम में आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना के लाने में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि पार्ट 3 होगा। तब तक के लिए नमस्ते।